नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तन्वीर। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर से। राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, बंगाल में एसआईआर पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो एसआईआर के खिलाफ दायर की है याचिका। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से याचिका दायर की गई है और आज इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मौजूद रह सकती हैं मुख्यमंत्री। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। तो एसआईआर पर ममता बनर्जी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और माना जा रहा है कि आज अदालत में खुद दलील पेश कर सकती हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। तो दिल्ली से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, एसआईआर के खिलाफ दायर की है याचिका और आज इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो राजधानी दिल्ली से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, एसआईआर पर ममता बनर्जी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से ममता बनर्जी की तरफ से आरोप लगाए गए कि एसआईआर के नाम पर बंगाल से करीब 58 लाख वोट हटाए गए हैं और इसी को लेकर याचिका दाखिल की गई है। आज इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और माना यह भी जा रहा है कि आज अदालत में भी पेश हो सकती हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। अखिलेश जी, देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। जब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच की में एसआईआर के मामले को सुनवाई होगी। इस मामले में 3 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच में 3 जजों की बेंच आज सुनवाई करेगी। इसमें चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस बागची और जस्टिस को शामिल किया गया है। इस मामले में ममता बनर्जी की तरफ से खुद एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें तमाम तरह के आरोप चुनाव आयोग पर लगाए गए हैं कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के मामले में चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से ना तो वोट जोड़ रहा है ना तो वोट काट रहा है। इसमें तमाम तरह की गड़बड़ियों के आरोप लगाकर ममता बनर्जी की तरफ से याचिका दाखिल की गई। बताया यह भी जा रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी तो अपनी दलीलें रखने के लिए खुद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौजूद रहेंगी। इसके अलावा टीएमसी के 2 सांसदों के तरफ से भी एक याचिका दाखिल की गई है। सांसद टीएमसी डोला से और सांसद तुलसी की तरफ से भी दाखिल की गई है। इसके अलावा एक और याचिका दाखिल की गई है। तो संयुक्त रूप से सभी याचिकाओं को शामिल करके सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच आज सुनवाई करेगी। अब ये देखना होगा कि तमाम याचिकाएं अलग अलग राज्यों से और केंद्र सरकार और चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत को लेकर कई राज्यों के क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ से दाखिल की गई थी, उन पर भी सुनवाई हुई। अब पश्चिम बंगाल के तरफ से अलग से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी और खुद इसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस सूर्यकांत करेंगे। और फिलहाल देखना होगा क्या ममता बनर्जी इसमें सुनवाई के दौरान खुद मौजूद रहती हैं, अपनी दलीलों को पेश करती हैं, तथ्यों से बात करती हैं और उसके बाद सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल या सॉलिसिटर ए जनरल कौन शामिल होता है और सरकार का इस मामले में चुनाव आयोग के पक्ष में क्या दलीलें रखी जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट का इन सब चीजों पर राय क्या होती है। क्या चुनाव आयोग को फिर से कोई नया निर्देश दिया जा सकता है जिसका पालन करने के लिए
कहा जाएगा कि पश्चिम बंगाल के एसआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चुनाव आयोग को इन नियमों के तहत से इन शिकायतों को दूर करने के लिए विचार किया गया। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी की तरफ से जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, आज इसी याचिका पर शीर्ष अदालत में सुनवाई होगी। और आगे बढ़ते खबरों में दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, युमनाम खेमचंद मणिपुर के नए सीएम होंगे। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, युमनाम खेमचंद मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री होंगे। तो भाजपा विधायक दल के नेता चुने गए हैं युमनाम खेमचंद सिंह। राष्ट्रपति शासन खत्म होने से पहले उनका शपथ ग्रहण होगा। आपको बता दें, राष्ट्रपति शासन 12 फरवरी को खत्म होगा। तो मणिपुर राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। राजभवन में सीएम पद, डिप्टी सीएम का शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो कुकी और मैतेई समाज से एक एक डिप्टी सीएम होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से मणिपुर के नए मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया गया है, डिप्टी सीएम को लेकर क्या कुछ जानकारी, और साथ ही 12 फरवरी को जिस तरीके से राष्ट्रपति शासन खत्म हो रहा है, तो क्या लग रहा है कब तक ऑफिशियल तौर पर डेट का अनाउंस किया जाएगा जब शपथ ग्रहण होगा? अखिलेश जी देखिए तन्वी, मणिपुर करीब 2.5 साल से अशांत चल रहा है। वहाँ दो समुदाय यानी कुकी समुदाय और मैतेई समाज के बीच में लगातार आपसी मतभेद, तनाव और दंगे चल रहे हैं। इसको लेकर करीब 2.5 साल यानी 2023 से मणिपुर में तनाव चल रहा था और विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी की मणिपुर सरकार और केंद्र सरकार को घेर रहा था। इसके बाद लगातार जब मणिपुर अशांत नहीं हुआ, उसके बाद 2025 में भाजपाई मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह से इस्तीफा लिया गया और राष्ट्रपति शासन को लगाया गया। उसको लगाए हुए करीब 1 साल पूरा होने वाला है। 12 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति शासन का समय समाप्त हो रहा है। अब केंद्र सरकार को 6 महीने के लिए फिर राष्ट्रपति शासन बढ़ाया जाए या फिर मणिपुर में शांति को कायम करने के लिए एक नई सरकार को चुना जाए। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में बीजेपी की एक बड़ी बैठक हुई। इसमें विधायक दल के नेता के तौर पर युमनाम खेमचंद सिंह को विधायक बीजेपी यानी एनडीए दल का नेता चुना गया और इसमें 2 ऐसे समुदाय हैं जिनका आपसी तनाव लगातार जारी था। उनको संतुष्ट करने के लिए एक डिप्टी सीएम के नाम पर तय किया गया। इसके अलावा एक गृह मंत्री अलग से तय किया गया। कहा कि इन 4 लोगों के शपथ ग्रहण समारोह के साथ साथ कुछ अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाया जा सकता है और इसका शपथ ग्रहण समारोह आज शाम को मणिपुर के राजभवन में होगा। मणिपुर के राज्यपाल विनीत कुमार दुग्गल पद और गोपनीयता की शपथ मुख्यमंत्री के तौर पर और 2 उप मुख्यमंत्री के तौर पर दिलाएंगे। तो इस तरह से मणिपुर में शांति कायम करने की दिशा में अब राष्ट्रपति की तरफ से राज्यपाल को दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो राज्यपाल उसी दिशा में 12 फरवरी को राष्ट्रपति शासन खत्म कर और वहां पर नव निर्वाचित सरकार जो है उसकी अगुवाई में अब काम करेगी। तो देखना होगा कि आज शाम जब मणिपुर सरकार के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री के तौर पर और 2 उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसमें किस किस को मंत्री बनाया जाता है, कौन गृह मंत्री होगा, 2 डिप्टी सीएम बनेंगे, उसमें मैतेई समाज से किसका नाम सामने लाया जाता है और कुकी समुदाय से कौन होगा। फिलहाल शांति कायम करने के लिए मणिपुर में एक इसे अच्छी पहल और सकारात्मक दिशा में देखा जा सकता है कि मणिपुर के लोग लंबे समय से शासन की मांग कर रहे थे, नई सरकार की मांग कर रहे थे, क्योंकि फरवरी 2025 में मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने भाजपाई विधायक के तौर पर इस्तीफा दे दिया था। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, युमनाम खेमचंद अब मणिपुर के नए मुख्यमंत्री होंगे।
आगे बढ़ते खबरों में लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। राजधानी दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद के बजट सत्र का 6वां दिन आज तो सुबह 11 बजे फिर शुरू होगी सदन की कार्यवाही। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, आज संसद के बजट सत्र का 6वां दिन है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। तो संसद के दोनों सदन राज्यसभा लोकसभा में चर्चा होगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। संसद के दोनों सदन में चर्चा होगी। तो संसद के बजट सत्र का 6वां दिन आज। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज संसद के बजट सत्र का 6वां दिन है। आज भी दोनों सदनों में हंगामे के पूरे आसार हैं। अखिलेश जी, देखिए, संसद के अंदर बजट सत्र के सदन की आज 11 बजे से शुरुआत होगी। संसद के दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा में जब राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी, उम्मीद ये की जा रही है कि विपक्ष एक बार फिर सत्ता पक्ष को घेरने के लिए, खासकर एनडीए सरकार या मोदी सरकार को घेरने के लिए आज फिर दो मुद्दों को आगे रखकर अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। इसको लेकर विपक्ष की बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में विपक्षी एकता, विपक्षी एकजुटता और विपक्षी साथ आवाज को बुलंद करने के लिए बैठक कर रहे हैं। और इसमें यह तय किया जा रहा है कि आज जब राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जब चर्चा शुरू होगी, तो इसमें नरवणे जो सेनाध्यक्ष रहे हैं उनकी तरफ से पुस्तक लिखी गई, उसको लेकर रणनीति पहले ही विपक्ष तैयार कर चुका है कि इस मुद्दे पर सरकार को घेरते रहना है। सीमा पर जिस तरह से भारतीय सैनिकों और चीन के बीच झड़प हुई, उस मामले में लगातार सरकार को बैकफुट पर रखना है। और वहीं अब दूसरा मुद्दा भी बैठे बैठाए विपक्ष को फिर हाथ लग गया है कि अमेरिकी डील के तहत जिस प्रकार भारत सरकार और अमेरिका के बीच डील हुई है कि अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट में दोनों देश एक दूसरे से क्या खरीदारी करेंगे, दोनों देशों के बीच कितना टैरिफ होगा, कौन किस पर कितना टैरिफ लगाएगा। जहां तक डील की सूचना आ रही है कि अमेरिकी डील में अब 18% टैरिफ अमेरिका लगाएगा। भारत की तरफ से कुछ चीजों पर 0% टैरिफ होगा, तो किसी पर कुछ टैक्स लगेगा। इसको लेकर अब विपक्ष पूरी तैयारी कर रहा है कि अब तक चाहे भाजपा के प्रधानमंत्री रहा हो, चाहे कांग्रेस का प्रधानमंत्री रहा हो, या फिर किसी गठबंधन का प्रधानमंत्री रहा हो, सभी प्रधानमंत्रियों के दौरान उनकी सरकार में अमेरिका के साथ जो भी डील हुई है, उन डील में 3% से अधिक कभी टैरिफ भारत के एक्सपोर्ट पर नहीं लगाया गया और इंपोर्ट पर भी इतना नहीं लगा। अब भारत सरकार के एक्सपोर्ट पर अमेरिका टैरिफ लगाएगा और 18%, और जब भारत के तरफ अमेरिका एक्सपोर्ट करेगा तो उस पर कुछ चीजें शून्य टैरिफ के साथ हो सकती। इस रणनीति को आज विपक्ष पूरी दमदारी के साथ लोकसभा और राज्यसभा और संसद के दोनों सदनों में उठाएगा। और तय माना जा रहा है कि इस पर सरकार और विपक्ष यानी सत्ता पक्ष विपक्ष में नोकझोंक और तीखी बहस देखने को सदन में मिल सकती है और हंगामा हो सकता है। और आज फिर सदन की कार्रवाई ठप हो सकती है। सदन की कार्रवाई को कम ही चलने की उम्मीद की जा सकती है। तनवीर, ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सभी बूथों पर 2 घंटे मौजूद रहेंगे बीएलओ। तो 27 फरवरी तक सुबह 10 बजे से 12 बजे तक मौजूद रहेंगे। एसआईआर फॉर्म भरने में मदद करेंगे बीएलओ। फॉर्म नंबर 6, 7 और 8 के साथ ड्राफ्ट मतदाता सूची मौजूद होगी। आपको बता दें, इस साल 2003 की मतदाता सूची भी मौजूद होगी। तो मतदाता बूथ पर जाकर मैपिंग का काम भी करवा सकेंगे। 6 फरवरी तक दावे व आपत्तियां करवाने की तारीख है। 6 से 27 फरवरी तक नोटिस में सुनवाई व सत्यापन होगा। दावे व आपत्तियां का निस्तारण भी किया जाएगा। तो 6 मार्च को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। मोबाइल नंबर इपिक नंबर से लिंक करवाने की भी अपील की जा रही है। फॉर्म नंबर 7 के लिए
2 नोटिस दिए जाएंगे। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने ये जानकारी दी है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 6 मार्च को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। मोबाइल नंबर एपिक नंबर से लिंक करवाने की अपील। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा की तरफ से जानकारी दी गई है, पूरा अपडेट क्या है, आगे कैसे निर्देश जारी किए गए हैं? मनीष जी। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए, कल समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो है कल निर्वाचन आयोग के ऊपर काफी आरोप लगाए थे और फॉर्म 7 को लेकर के उनके द्वारा आरोप लगाए गए थे। उनके द्वारा ये कहा गया था कि एक शख्स की कंप्लेंट पर जो है जिलों से 100 नाम काटे जा रहे हैं। इस प्रकार से उनके द्वारा जो है कई 100 से भी ज्यादा फॉर्मों को जो है मीडिया के सामने रखा भी गया था और उन्होंने कहा था कि ये प्रूफ के तौर पे फॉर्म 7 के तहत जो नाम काटे जा रहे हैं, पीडीए के फॉर्म काटे के वोटरों के नाम काटे जा रहे थे। इस तरीके का जो आरोप लगाया था, उनके द्वारा कहा गया था कि फॉर्म 7 के ऊपर जो है जांच होनी चाहिए। जितने अब तक फॉर्म 7 भरवाए गए हैं उन पर जो है रोक लगनी चाहिए। तो कह सकते हैं इसी प्रकार से देखा जाए तो इन आरोपों के चलते जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसमें सबसे पहली बात तो है बूथों पर जो है 2 घंटे जो है बीएलओ जो है मौजूद रहेंगे। 27 फरवरी तक सुबह 10 से 12 बजे तक जो है बीएलओ वहां पर मौजूद रह करके जो है मोबाइल नंबर एपिक और नंबर के तहत जो है लिंक करवाने की जो है अपील की गई है। साथ ही साथ फॉर्म 7 के जरिए जो भी नाम कटने की बात आ रही तो उस पर जो है 2 बार नोटिस जारी करने के लिए कहा गया है कि जिस प्रकार से अखिलेश यादव का जो आरोप था फॉर्म 7 को लेकर के कि निष्पक्ष नहीं हो रहा है, जानबूझ के नाम काटे जा रहे हैं, तो उसको अब 2 बार नोटिस जारी होगा फॉर्म 7 के तहत। उसके बाद ही जो है वोटर लिस्ट से अब नाम कटेगा। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जो चीजें चल रही हैं, इसी के तहत जो है फॉर्म 6, 7 और 8 के ड्राफ्ट मतदाता सूची को 2003 की मतदाता सूची की मौजूदगी में जो है नामों को फिलअप किया जाएगा। जिस प्रकार से जो है 6 फरवरी को जो है फाइनल बात की जा रही है कि सब जो नोटिस के जरिए चाहे 6 नंबर हो या 7 नंबर 8 नंबर के तहत जो फॉर्म भरवाए जा रहे हैं या काटे जा रहे हैं, तो उसका काम पूरा होना है और 6 मार्च को फाइनल लिस्ट जारी होनी है। इसी के तहत जो देखा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग के जो उत्तर प्रदेश के नवदीप रिनवा हैं, उनके द्वारा ये पूरा मैसेज पारित किया गया है। अब ये देखना है कि जिस प्रकार से जो चीजें मालूम हो रही है कि अभी भी और भी डेट बढ़ सकती है। जिस प्रकार से 1 करोड़ से ऊपर ना अभी तक जो निर्वाचन आयोग के द्वारा कहा गया है कि उनको नोटिस जारी किया गया है, तो इसके तहत जो है अभी ये काम पूरा नहीं हुआ है। और जिस प्रकार से 3.5 करोड़ के आसपास जो है नाम कटने की बात है, तो इसके तहत माना जा रहा है भी ये तारीखों में जो है और ही बदलाव हो सकता है। जिस तरीके से बीएलओ के द्वारा जो जानकारी मिली है कि अभी काफी काम पड़ा हुआ है, तो डेटों की भी संख्या आगे बढ़ सकती है। जी ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं नोएडा की। नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां चलती कार में लगी भीषण आग लगने से सड़क पर अफरा तफरी मची है। कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई है। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। तो शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फेज 3 थाना क्षेत्र के भगवती गार्डन के पास की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर नोएडा से है। किसान नेताओं के दबाव में झुकी प्राधिकरण की टीम। नोएडा प्राधिकरण की कार्रवाई फिर फेल रही। सलारपुर में अतिक्रमण हटाने गई टीम वापस लौटी। भारी दलबल के बावजूद बिना कार्रवाई के लौटे अधिकारी। तो सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा बरकरार है। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति का आरोप है। छोटे रेडी पटरी वालों पर तुरंत चलता है पुलिस का डंडा। एसएम प्रदीप कुमार साहू और रोहित सिंह मौजूद रहे हैं। सरकारी जमीन बचाने पर गंभीर सवाल अब उठ रहे हैं। तो नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां घने कोहरे और शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त है। घने कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। लाइट जलाकर चलने को मजबूर हुए वाहन चालक। विजिबिलिटी सामान्य से भी बेहद कम हुई है। तो घने कोहरे का कहर लगातार जारी है। बुलंदशहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विजिबिलिटी सामान्य से भी बेहद कम हुई। और अब खबर जबलपुर से है, जहां तेज रफ्तार हाईवा ब्रिज से नीचे गिरा। नेशनल हाईवे के ब्रिज से नीचे गिरा। ब्रिज के नीचे खड़ी कार पर गिरा हाईवा। हादसे में हाईवा चालक की मौत हो गई है। करीब 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। नेशनल हाईवे 45 के ब्रिज पर यह हादसा हुआ है। शाहपुरा थाना क्षेत्र के कैथरा गांव की यह घटना आपको बता रहे हैं। हादसे में करीब 4 लोग घायल हुए। तो जबलपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नेशनल हाईवे के ब्रिज से नीचे गिरा। अभी थाना प्रभारी शाहपुरा के द्वारा बताया गया है कि जो गुरु कृपा पेट्रोल पंप के पास एक ओवरब्रिज है, उसके ऊपर से एक हाईवा जो है नीचे गिर गई। नीचे एक कार थी, उसमें 4 लोग थे। चारों घायलों को तत्काल उसमें मेडिकल के लिए भिजवाया गया है इलाज के लिए। एक व्यक्ति हाईवा में फंसा हुआ दिखाई दिया जा रहा है। वहाँ थाना प्रभारी और हमारी पूरी पुलिस टीम मौके पर है, उसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। एक मोटरसाइकिल भी वहाँ दबा दिख रहा है। अभी प्रारंभिक इतनी ही जानकारी है और आगे इसमें पूरी जानकारी लेके तक से अवगत कराया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।